नमस्कार सभी को। केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर के 9th सेशन में आपका स्वागत है। अब हम बात करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑस्मोसिस के बारे में। अब बात करते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है RO। R इज स्टैंड फॉर रिवर्स एंड O इज स्टैंड फॉर ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। नाउ रिवर्स ऑस्मोसिस है क्या? जैसे आपको ऑस्मोसिस के बारे में बताया गया था कि when the external pressure applied on the surface of liquid is used to prevent the osmosis is called as osmotic pressure, or the external pressure applied on the surface of liquid which prevent osmosis is called osmotic pressure। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है कि यही एक्सटर्नल प्रेशर आपने सॉल्यूशन की सरफेस पर विद द हेल्प ऑफ पिस्टन पी की हेल्प से आपने जब यहां पर प्रेशर इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्वेंट मींस वाटर का फ्लो ए साइड से बी साइड में स्टार्ट हो जाएगा इन रिवर्स डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि जो हमने प्रेशर अप्लाई किया है, अप्लाइड प्रेशर है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है। When the applied pressure is higher than osmotic pressure, then flow of solvent takes place in opposite direction. When applied pressure is higher than that of osmotic pressure, then flow of solvent takes place in the reverse direction, that is from the solution to the solvent side. This phenomena is called as reverse osmosis, and this phenomena is used in the purification of saline water or sea water. जो वाटर का सॉल्ट होता है सी वाटर के में, उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? When external pressure applied on the surface of liquid is higher than osmotic pressure, then flow of solvent takes place in the opposite direction, that is from the solution to the solvent side. Fresh water here, solvent. So the flow of solvent from the solution to the solvent side, this phenomena is called as reverse osmosis, and it is used to purify saline or sea water. कभी कभी बोर्ड में ये पूछा गया है कि ये फिगर का जो फिगर है ये रिप्रेजेंट करके बता दिया गया है। तो इसमें पूछा गया है कि ये फिगर कौन सी फिनोमिना को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका यूज क्या है। ठीक है, तो ये 2 नंबर में कभी कभी बोर्ड में पूछा भी गया है, केवल फिगर ड्रॉ करके दे दिया गया है। उसमें पूछा गया है कि ये फिगर क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी प्रोसेस इससे रिप्रेजेंट हो रही है, और इस प्रोसेस का एक यूज बताइए, कोई एक यूज बताइए। ठीक, तो व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? When external pressure applied on the surface of liquid is higher than osmotic pressure, then the flow of solvent takes place in the opposite direction, that is from the solution to the solvent side. This phenomena is called as reverse osmosis, and it is used to purify saline or sea water. समुद्र के वाटर में, सी वाटर में सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए इस फिनोमिना को हम यूज करते हैं। Now the next process is next phenomena is, अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट टॉपिक इज abnormal molar mass of solute in the solution. Abnormal molar mass of solute in the solution. इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है इस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो एब्नॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन क्या है? देखिए, अगर आप सोडियम क्लोराइड लें सॉलिड और आयनाइजेशन इन वाटर, इट गिव Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इट इज एक्वस, इट इज ऑल्सो एक्वस। नाउ सी द बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड इज अ 1 पार्टिकल। सॉल्यूशन बनने से पहले जो सॉलिड सोडियम क्लोराइड है, यहां पार्टिकल है 1, एक ही सोडियम क्लोराइड है, क्योंकि सोडियम और क्लोराइड जो है वो आयनिक कंपाउंड है, तो दोनों ही कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड रहते हैं। When it is dissolved in water and it forms sodium ion and chloride ion, so here number of particles
1 सोडियम एंड 1 क्लोराइड, सो 2 पार्टिकल। अब आपको बताया था हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सीपी मींस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। अब यहां पर देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू वन पार्टिकल। नाउ आफ्टर द एडिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, that is in solution phase, we get 2 particles, one is sodium ion, other is chloride ion. So number of particles increases means colligative property increases. तो यहां पर जब डिसोसिएशन हुआ, इन डिसोसिएशन colligative property increases. क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि डिसोसिएट होने से नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़े, ठीक, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ गई। क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? Those properties of solute which those properties of dilute solution which depends upon the number of particles of solute and does not depends on their nature, they are called as colligative properties. अब यहां पर डिसोसिएशन से नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज होने की वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी। अब कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, सपोज दैट डेल्टा टीबी की बात करें हम, तो डेल्टा टीबी इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इट इज इक्वल टू केबी डब्ल्यूबी अपॉन एमबी WA इंटू 1000। तो डेल्टा टीबी ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और एमबी क्या है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो द रिलेशन बिटवीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड मोलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इट मींस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब यहां पर देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो मोलर मास कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? देखिए जब ये एक पेन है, ठीक, इसका जितना भी मास हो 1 ग्राम 10 ग्राम 15 ग्राम जो भी हो, जब इसको 2 पार्टिकल में तोड़ दिया गया, अब इस पार्टिकल का जो मास है, इंडिविजुअल मास, वो इस पेन के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। तो ऐसे ही जब सोडियम क्लोराइड 2 पार्टिकल में टूट गया तो इंडिविजुअल पार्टिकल का मास सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल मास से कम हो जाएगा। ठीक है, अब यही बात यहां पर प्रूव हो रही है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखिए यहां पर बढ़ रही है तो मोलर मास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किसका? पार्टिकल का, क्योंकि सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पार्टिकल पे डिपेंड कर रही है। ठीक, अब यहां पर आप बात करो मोलर मास की, तो मोलर मास आपका सोडियम क्लोराइड का मोलर मास होता है 58.5, लेकिन जब अब ये मोलर मास आप कैलकुलेट करोगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड से तो वो 58.5 से कम आएगा। क्यों कम आएगा? क्योंकि डिसोसिएशन होने से नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए, पार्टिकल्स बढ़े तो इंडिविजुअल पार्टिकल का मास कम हो गया। ठीक है, इसी वजह से यहां पर जो मोलर मास कैलकुलेट करोगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड से वो एक्चुअल मोलर मास से कम आएगा। दूसरा, ये तो हमने डिसोसिएशन बता दिया, दिस इज द डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट। अब बात करते हैं हम एसोसिएशन की, एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्वेंट। देखिए अब यहां पर आपने कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया, जैसे आपने एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व कर दिया, तो एसिटिक एसिड है CH3COOH। एसिटिक एसिड when it is dissolved in benzene, it is a non-polar solvent, then acetic acid molecule get dimerized and form dimer, that is 2 molecules of two molecules of acetic acid are condensed together through hydrogen bonding. So this is hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के कंडेंस हो जाते हैं। अब ये समझ लीजिए जैसे ये एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक, सॉल्यूशन बनाया, दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ गए। अब जो दोनों पेन हैं उनका मास
मतलब जुड़े हुए दोनों पेनों का मास एक इंडिविजुअल पेन के मास के कंपैरिजन में बढ़ जाएगा। तो यहां पर जो मोलर मास आएगा आपका वो एक्चुअल मोलर मास से ज्यादा आएगा। जैसे यहां पर मोलर मास एसिटिक एसिड के 1 मॉलिक्यूल का होता है 60, तो ये कितना आएगा 120, क्योंकि डायमर यानी 2 मॉलिक्यूल ऐड हो गए। अब देखिए यहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, और नंबर ऑफ पार्टिकल यहां पर कितने 2, और यहां पर डाइमर बन गया। डाइमर का मतलब 2 मॉलिक्यूल अटैच हो गए, एक ये एसिडिक ये एसिडिक, दोनों मॉलिक्यूल अटैच हो गए, जुड़ गए, तो दिस इज डाइमर। डाइमर मींस 2 मॉलिक्यूल अंडरगोइंग एसोसिएशन। तो डाइमराइज होने के बाद जो एसिटिक एसिड है वो डाइमर की तरह काम करता है। डाइमर की तरह काम करेगा तो उसका मोलर मास 16 आगे कितना आएगा 120, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। अब वो जुड़े हुए मॉलिक्यूल एक पार्टिकल की तरह काम करेंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर द एडिशन 2, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एडिशन इक्वल टू 1। अब यहां पर देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 से डिक्रीज होके हो रहे 1, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगी और मोलर मास इंक्रीज हो जाएगा। देखिए मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसी को हमने डिफाइन करना है। व्हेन सल्यूट पार्टिकल लाइक सोडियम क्लोराइड और एसिटिक एसिड, when solute particle undergoing dissociation or association in the solution, when solute particle undergoing dissociation or association in the solution, then the molar mass calculated by the colligative property method, then the molar mass calculated by the colligative property method is different from that of normal molar mass of solute. These molar masses are called as abnormal molar mass of solute in the solution. In the case of dissociation, molar mass of particles calculated by the colligative property method is less than that of normal molar mass. In the case of association, molar mass calculated by the colligative property method is more than that of normal molar mass of solute in the solution. So these molar masses are called as abnormal molar mass of solute in the solution. And abnormal molar mass कब होगा, जब सल्यूट पार्टिकल या तो डिसोसिएट हो जाए, टूट जाए, एसोसिएट हो जाए या जुड़ जाए। तो व्हेन एसोसिएशन और डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, when association or dissociation of solute takes place in the solution, then the molar mass calculated by the colligative property method is different from that of normal molar mass of solute. These molar mass calculated by the colligative property method are called as abnormal molar mass of solute in the solution. In the case of dissociation, the observed molar mass is less than that of normal, and in the case of association, the observed molar mass is more than that of normal molar mass of solute in the solution. So these phenomena means dissociation or association will change the molar mass of solute in the solution when they are calculated by the colligative property method. जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है सल्यूट का, उस कंडीशन में अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड से आप मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो ड्यू टू चेंज इन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोलर मास भी चेंज हो जाएगा। तो जो मोलर मास चेंज होके आता है दैट मोलर मास इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सल्यूट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये टॉपिक है आपका एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सल्यूट इन द सॉल्यूशन। ये कभी कभी 2 नंबर में डिस्कस हो जाता है 2 मार्क्स में बोर्ड में। और नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेन ऑफ फैक्टर। ये भी लगभग हर 1-2 साल बाद पूछ ही लिया जाता है कि व्हाट इज वेन ऑफ फैक्टर। अब वेन ऑफ फैक्टर की बात कर लें। वेन ऑफ फैक्टर भी इसी एसोसिएशन और डिसोसिएशन पर डिपेंड करता है, और वेन ऑफ फैक्टर एक रेशियो है। वेन ऑफ फैक्टर, वेन ऑफ फैक्टर, वेन ऑफ फैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। फॉर्मूला होता है मोलर मास मीन्स नॉर्मल मोलर मास ऑफ solute upon molar mass
ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेटेड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड, ठीक है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं हम, आई इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो दोनों तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर्स आई, तो आई को कैसे डिफाइन करेंगे? द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज वेंट ऑफ फैक्टर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। The ratio of observed colligative property to the normal colligative property is represented by Van 't Hoff factor I, ठीक है। जो Van 't Hoff factor है वो I से रिप्रेजेंट होता है। डिफाइन कैसे करते हैं? I और Van 't Hoff factor is the ratio in between the observed colligative property and normal colligative property. So the ratio of observed colligative property to the normal colligative property is called as Van 't Hoff factor and it is represented by I, ठीक है। तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो है इसी को कहते हैं Van 't Hoff फैक्टर। अब देखिए, जब डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ने से ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, नॉर्मल तो वही रहेगी, तो यहां आई की वैल्यू क्या आएगी? मोर देन 1। डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे, आई की वैल्यू बढ़ जाएगी। एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, आई की वैल्यू कम हो जाएगी। जब डिसोसिएट और एसोसिएट कुछ ना हो तो आई की वैल्यू क्या रहेगी? 1। तो Van 't Hoff फैक्टर आई इक्वल टू, इसकी 3 कंडीशन है, आई इक्वल टू 1 Van 't Hoff फैक्टर I is equal to 1 when no association और डिसोसिएशन। जब एसोसिएशन भी ना हो, डिसोसिएशन भी ना हो, तो Van 't Hoff फैक्टर आई की वैल्यू होती है 1। I is greater than 1 when dissociation of solute takes place, and I is less than 1 when association of solute takes place, ठीक है। तो ये I की 3 कंडीशन है जब सल्यूट ना एसोसिएट हो ना डिसोसिएट हो। इस कंडीशन में I होता है ग्रेटर देन 1। जैसे जो एसोसिएट और डिसोसिएट ना होने वाले सल्यूट हैं वो है यूरिया, ग्लूकोज एक्सेट्रा, ठीक। जो एसोसिएट भी नहीं होते, डिसोसिएट भी नहीं होते। डिसोसिएट होने वाले हैं सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, इट मींस आयोनिक कंपाउंड, ये डिसोसिएट होते हैं। एसोसिएट होने वाले हैं एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी फिनॉल भी होता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, सल्फर है, हेक्सामेरिक फॉर्म में रहता है, ठीक, ऑक्टामेरिक फॉर्म में भी रहता है, S6, S8, वो अलग चीज है। तो Van 't Hoff फैक्टर I की 3 वैल्यूज होती हैं। I इक्वल टू 1 when solute particle is not undergoing dissociation or association. I is greater than 1 when solute particle undergoing dissociation, and I is less than 1 when solute undergoing association, ठीक। तो इनके कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं आपको कि कौन से डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होंगे। जैसे यूरिया है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, तो ना तो ये एसोसिएट होते हैं ना डिसोसिएट होते हैं। सोडियम क्लोराइड है, जनरली आयोनिक कंपाउंड, ये डिसोसिएट होते हैं वाटर में। और ये जो एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में एसोसिएट होते हैं। ये डिसोसिएट होंगे पोलर में और ये एसोसिएट होंगे नॉन पोलर में, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन।
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1। अल्फा होता है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, I वेंट ऑफ फैक्टर, and number of particles of solute after dissociation, like NaCl on dissociation gave Na positive plus Cl negative, so here N is equal to 2, 1 chlorine and 1 sodium and 1 chloride ion. If we take AlCl3, Al3 positive, 3Cl माइनस, तो 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, तो N इक्वल टू 4। तो जितने भी पार्टिकल आप जो है डिसोसिएशन के बाद बने वो होता है N। तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इट इज बीटा इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1। बीटा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, I वेंट ऑफ फैक्टर, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड मीन्स फॉर, जैसे आप यहां पर डाइमर ले लें तो डाइमर के लिए N हो जाएगा 2, ट्राइमर के लिए N हो जाएगा 3, टेट्रामर इसके लिए N हो जाएगा 4। यानी डाइमर तो 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं तो N इक्वल टू 2, ट्राइमर में 3 हो रहे हैं एसोसिएट तो 3, और टेट्रामर में 4 हो रहे हैं तो 4, ऑक्टामर में 8 हो जाएंगे। इस तरीके से इस फॉर्मूले से हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आता है मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मॉडिफाइड कॉलिगेटिव